आज की कहानी होने चली है एक बहुत ही साधारण सी, लेकिन हाँ बेहद ही खूबसूरत। एक ऐसा कैफे और उस कैफे में एक ऐसा टेबल जिसने कई लोगों के राज छुपाए रखे हैं और मूवी स्ट्राइप के पिटारे से निकली है उन्हीं में से 4 लोगों की एक ऐसी अनोखी कहानी जो आपका दिल भी छू लेगी। 2016 की साउथ कोरियन मूवी द टेबल, डायरेक्टर जोंग क्वान किम, IMDb 6.3। कहानी शुरू हुई यूनजन नाम की लड़की को दिखाते हुए जो आज के समय की एक बहुत सक्सेसफुल एक्ट्रेस है। मास्क पहने, आधे चेहरे को ढके चश्मा लगाए सुबह सुबह एक कैफे में घुसी। शायद अभी कुछ देर ही हुए हैं कैफे खुले। कैफे के ओनर अपना काम कर रही है। एक टेबल साफ कर वहाँ उसने कुछ ताजे सफेद फूल रख दिए। यूनजन उसी टेबल के पास आकर बैठी। बाहर रास्ते पर एक बच्चा स्कूल बैग टांगे जा रहा है। वो सब कुछ बहुत ध्यान से देख रही है और किसी के आने का इंतजार भी। ओनर ने पूछा, क्या मैं आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं, अभी नहीं, मेरा दोस्त आने वाला है, उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। वो अभी भी सब कुछ बड़े गौर से देख रही है, जैसे आसपास की चीजें देखकर उसे बहुत कुछ याद आ रहा हो। अचानक एक लड़के ने आकर उससे हेलो कहा। वो चांगसुक है। दोनों स्कूल में साथ पढ़ा करते थे। ऐसे इतने समय बाद एक दूसरे से मिलना दोनों को अजीब लग रहा है। कितना अजीब होता है ना, किसी से बहुत सालों बाद मिलना। मन में एक डर होता है कि क्या होगा अगर वो इंसान पहले जैसा ना हो जैसा हम उसे छोड़कर गए थे। और यही ख्याल दोनों के मन में भी चल रहे थे। अब थोड़ी देर चुप रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात शुरू की। चूंकि यूनजन एक मशहूर एक्ट्रेस है तो बड़ी मुश्किल से वो यहाँ उसे मिलने आई है। दोनों कभी पुरानी बातें तो कभी जिंदगी अभी कैसी चल रही है इस पर बात कर रहे हैं। दरअसल स्कूल टाइम में दोनों साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन उसके करीबी दोस्त या कलीग्स ये मानते ही नहीं कि यूजिन उसकी गर्लफ्रेंड थी। यूजिन बोली, हाँ ये झूठ तो नहीं है, पर उस वक्त हम बहुत छोटे थे। तो अब किसे डेट कर रहे हो? यूजिन ने सीधा पूछा। स्कूल टाइम में यूजिन से ब्रेकअप होने के बाद ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में लड़कियां नहीं आई, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की है। सभी को लगता है कि शायद आज भी वो यूजिन की वजह से सिंगल है, लेकिन उसके दिल का असली हाल तो बस वही जानता है। पर इधर दूसरी तरफ आए दिन यूजिन का किसी न किसी के साथ रिश्ता दिखाया जाता है, जो कभी सच तो कभी झूठ होता है, जैसे कि अक्सर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस की जिंदगी में होता है। चांगसुक बोला, तुम्हारे पास तो कई सारी कहानियां होगी, अक्सर मीडिया में सुनता जो रहता हूँ। जैसे कि क्या? यूनजन ने पूछा। और क्या तुम उन सारी अफवाहों पर विश्वास करते हो? चांगसुक ने कहा, हाँ कुछ पर, क्योंकि वो सारे रिलायबल सोर्स से होते हैं। पर मैं विश्वास नहीं करना चाहता, वो तो मेरे कलीग्स है जो भेजते रहते हैं। यूजिन ने पूछा, कैसी अफवाहें हैं? मुझे भी बताओ, मुझे नहीं पता इस बारे में। अब चांगसुक ने कहा, क्या सच्ची? अच्छा, तो एक बार सुनने में आया था कि एक लड़के को तुमने धोखा दिया था और वो बहुत ज्यादा वायलेंट था, उसने तुम्हारी नाक भी तोड़ दी थी। यूजिन ने हंसकर इनकार करते हुए कहा, अरे ये सब झूठ है, ये कोई ब्रेकअप का रीजन नहीं था। देखा, इसलिए कहती हूँ ऐसी अफवाहें वाले पोस्ट ज्यादा मत पढ़ा करो। चांगसुक बोला, हाँ पर डेट वाली बात तो सच निकली। अच्छा, तो फिर क्या तुमने सामजियन ग्रुप के वाइस चेयरमैन से होने वाले बच्चे को अबॉर्शन नहीं करवाया था? और ये भी कि उनकी बीवी ने तुम्हें थप्पड़ भी मारा था? ये सुनकर यूजिन थोड़ी देर बिल्कुल शांत हो गई। अपने ही दोस्त और रह चुके बॉयफ्रेंड से ऐसी बातें सुनना। चांगसुक ने उसे माफी मांगी इस तरह से बात करने के लिए। अजीब है ना, बिना उस इंसान को जाने ही, बिना बात किए ही उसके बारे में अफवाह उड़ाने लगते हैं और लोग मजा भी लेते हैं। उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में ताका झाकी पसंद है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह झूठी खबर से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। खैर, यहाँ तो उसका ही दोस्त इन खबरों को सच मान बैठा है। मशहूर होना इतना भी आसान नहीं होता। अब चांगसुक बोला, तुम पहले से काफी बदल चुकी हो। तुम्हारे मूवीज में तुम जिस किरदार को निभाती हो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, मैंने सारी देखी है। यूजिन बोली, वो सारे बस तैयार किए हुए किरदार है, मैं नहीं। इसके बाद चांगसुक ने साथ में तस्वीर लेने की बात कही, जिस पर वो राजी हो गई। वो बोला, ये मैं बस हमारी याद के तौर पर रख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी को दिखाकर मैं शेखी मारूंगा। यूनजन ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर और बैठने के बाद यूनजन को अब जाना होगा, उसे कुछ काम है। तभी उसने चांगसुक को खिड़की से बाहर किसी को हाथ हिलाते हुए देखा, और जब उसने देखा तो बाहर उसके कलीग्स खड़े हैं। इसका मतलब कि ये बात कितनी सच है कि उसने यूजिन को स्कूल में डेट किया है, इसी का ही यकीन दिलाने वो उन्हें यहाँ लाया था। यूजिन सब कुछ समझ चुकी थी कि चांगसुक ने उसे यहाँ क्यों बुलाया, और आखिर में चांगसुक के दोबारा मिलने पर वो बस इतना ही बोली, मेरा ड्रामा जल्द आने वाला है, जरूर देख लेना। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और निकल गए।
टेबल खाली हो गई। कुछ देर बाद उसी टेबल पर दो अलग लोग बैठे हुए दिखे, लड़का मिन्हो और लड़की क्योंजिन। क्योंजिन ने उसे हैप्पी न्यू ईयर कहा, जबकि नया साल गुजरे तो 5 महीने हो चुके हैं। पर क्योंजिन बोली, आखिरी बार के बाद इस साल मैं पहली बार तुमसे मिल रही हूँ। अब क्योंजिन ने पूछा, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? कितने समय के लिए गए थे तुम? शायद 5 महीनों के लिए। बस मन कर रहा था हमेशा छुट्टियों पर रहता तो कितना अच्छा होता। अब क्योंजिन ने उसे उसकी घड़ी निकाल कर दी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे को जानते भी है और नहीं भी। मिन्हो उसे अपनी ट्रिप की बात बता रहा है, पर पता नहीं क्यों क्योंजिन के अंदर काफी कुछ कहने को उमड़ रहा है, लेकिन कह नहीं पा रही और खुद में ही गुस्सा भी हो रही है। अब मिन्हो ने पूछा, तुम काम करती हो? म्यूंजी बोली, मैंने वहाँ छोड़ दिया है। एक नई फूड मैगजीन कंपनी है, वहाँ काम करती हूँ, पर बिना पैसे के, क्योंकि अभी मैं खाने को डिस्क्राइब करना सीख रही हूँ। मैं एक फूड राइटर हूँ ना। लेकिन मैंने इस बीच कहानी लिखने की भी कोशिश की, पर पूरी लिख नहीं पाई। मिन्हो ने मजाक में पूछा, क्या उस कहानी में मेरा जिक्र है? वो कहानी है, कोई डायरी नहीं जो तुम्हारा जिक्र होगा। क्योंजिन की बात सुन मिन्हो ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, तो इसका मतलब डायरी में मेरा जिक्र करती हो? क्योंजिन ने मिन्हो की बात को नजरअंदाज करके कहा, तुम बताओ, अकेले इतना घूमकर बोर नहीं हुए? नहीं, ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप था और पहली बार मैं प्लेन में बैठा। इंडिया, जर्मनी, हंगरी बहुत अच्छा था। ये सारी जगह बहुत अच्छी थी, पर पेरिस मुझे उदासीन और नीरस लगी। तुम तो गई होगी वहाँ। नहीं, मैं तुम्हारे बताए किसी भी जगह पे आज तक नहीं गई हूँ। क्योंजिन बोली, क्या तुम आज तक कहीं नहीं गई? मिन्हो ने कहा। इसके बाद क्योंजिन ने मिन्हो से पूछा, तुम अभी कहाँ काम कर रहे हो? मिन्हो ने जवाब में कहा, बस मैं भी अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। क्योंजिन बोली, तुम्हें लगता है कि अभी लोगों को तुम्हें लेने में दिलचस्पी होगी? मुझे ही देखो, मेरी कंपनी में मुझे बूढ़ी कहते हैं। तुम्हें कौन 40 साल की उम्र में नौकरी देगा भला? तो ठीक है, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लूंगा, थोड़े बहुत पैसे हैं, थोड़े लोन ले लूंगा और इंडियन करी बेचूंगा। बहुत पसंद आया मुझे। और फिर तुम अपने मैगजीन में मेरे रेस्टोरेंट के खाने के बारे में अच्छा लिख देना। क्योंजिन बोली, अब तो तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम रेस्टोरेंट ही खोल लो, मैं भी मदद करूंगी। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? मुझे अभी नहीं पता। क्योंजिन बोली, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है मिन्हो? क्योंकि मैंने कहा था ना कि वापस लौटकर तुम्हें कॉल करूंगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी देरी करोगे मिन्हो। मैंने सोचा था कि तुम कम से कम कोई तस्वीर तो भेजोगे। मैं तो तुम्हें जाने से रोक भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे हक ही नहीं था। तुमने तो बस एक रात ही मेरे साथ बिताई थी। दोनों के मन में कई सारी बातें हैं जो वो कहना चाहते हैं एक दूसरे को, पर कह नहीं पा रहे। मिन्हो बोला, मैं तस्वीर भेजना चाहता था लेकिन भेज नहीं पाया। तुम जानती थी कि मैं जाने वाला हूँ, पर तुमने भी तो मुझसे जाने से पहले कुछ कहा नहीं। क्या तुम्हें बुरा लगा था? मैं माफी मांगता हूँ। क्यों माफी मांग रहे हो तुम? ये लेकर तो हम बस चौथी बार ही मिल रहे हैं। सही कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, और जिस तरह से तुम आखिरी बार इतनी जल्दबाजी में भागे थे। सॉरी, मेरे लिए अब यहाँ बैठना मुश्किल हो रहा है, मुझे जाना होगा। क्योंजिन बोल पड़ी। मिन्हो और क्योंजिन की कहानी भी बिल्कुल ही अलग है। वो दोनों एक ही बार उस रात के लिए मिले थे जहाँ उन दोनों ने वो पल साथ गुजारे। इसके बाद ही मिन्हो अपनी इंटरनेशनल ट्रिप पर निकल गया था। अब मिन्हो ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज थोड़ी देर और। चीजें इस तरह से हो गई थी कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन क्या ये हमारा म्यूचुअल डिसीजन नहीं था? मैं जानता हूँ कि मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था, पर जॉब से निकाल दिए जाने का डर इतना था। जब तुम अचानक से बेरोजगार हो जाओ तब कुछ भी समझ नहीं आता। शायद मिंजो की यही वजह थी कि उसे ऐसे क्योंजी से उस समय दूर जाना पड़ा। अब मिंजो ने उसे तोहफे में एक घड़ी दी, जो कि एक तरह की खास और कीमती घड़ी है, जो ये बताता है कि क्योंजो भी उसके लिए बहुत खास है। इसके बाद वो जिस देश में गया, वहां से उसे सोचकर उसके लिए वो अलग अलग तोहफे, डॉल, शीशा, कैमरा, ये सब लाया है। भले ही वो उससे दूर था, लेकिन वो हर वक्त उसके दिल में बसी थी। और आज उसने क्योंजिन के सामने भी अपने दिल की बात बयां कर दी कि वो उसे जानना चाहता है, समझना चाहता है, समय गुजारना चाहता है। एक दूसरे को जानने की दोनों ने ही एक नई शुरुआत की, और दोनों की मुस्कुराहट के साथ इस कैफे में उनकी ये मुलाकात खत्म हुई। वो टेबल फिर से खाली हो गई। ओनर ने आकर उस टेबल को साफ किया। इसी के साथ इंतजार रहा फिर किसी नई कहानी, नई चेहरे का। शाम का वक्त है, कॉफी तैयार हो रही है। उसी टेबल पर वही सफेद फूल सजे हैं और वहां बैठी है दो और नए चेहरे, एक नई कहानी लिए।
एक कुछ 30 साल की यूनही और दूसरी शायद 50-55 साल की उम्रदार महिला सोखी, दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए आए हैं। यूनही बोली, 2 इवेंट्स है, एक सगाई और दूसरी शादी, और शायद मैं आपको दोनों के लिए ही बुला सकती हूँ। क्या तुम अभी किसी और के साथ काम करती हो? बुलजू के साथ नहीं? सोखी ने पूछा। उसके साथ तो बस मैंने 3 बार ही काम किया था, एक बार सगाई के लिए और 2 बार शादी के लिए, और अभी भी मेरा इस बिजनेस में तजुर्बा कम है। सोखी ने पूछा, तो कानूनन तुमने कितनी बार शादी की? जवाब में यूनही बोली, 1 बार भी नहीं, बस 1 बार कुछ रस्म हुआ था। अब यूनही मोबाइल में देखते हुए बोली, एंगेजमेंट एक जापानीज रेस्टोरेंट में होगी। मैं आपके लिए कपड़े खुद खरीद लूंगी, आप बस मुझे अपना साइज बता दीजिए। आप 11 साल से वैनकूवर कनाडा में मेरे भाई के साथ रह रही है। वहाँ चारों तरह का मौसम खिलता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं होती। मेरे भाई के वहाँ गायनोकोलॉजी की एक मेडिकल क्लिनिक है, पर वो शादी में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत खराब है। अब सोखी बोली, क्या मेरे बेटे और बहू के कोई बच्चे नहीं हैं? जवाब में यूनही मोबाइल देखते हुए बोली, हाँ, एक नहीं, मैंने तो 2 लिखा है, एक 10 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा। जरूरत पड़े तो उनकी तस्वीर भी मैंने पहले से तैयार कर रखी है। ये सारी चीजें जो यूनही कह रही है, सोखी अपने नोटपैड पर लिख रही है। अब तक आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल यूनही ऐसे लोगों से डील करती है जिन्हें शादी ब्याह जैसे इवेंट्स में भाड़े पे लोगों की जरूरत होती है। वो उन क्लाइंट्स की जरूरत के अनुसार भाड़े पे लोगों का इंतजाम करती है और खुद भी यही काम करती है, और इसीलिए वो सोखी से बात कर रही है दुल्हन की माँ के लिए, और दुल्हन के भाड़े पे वो खुद दुल्हन बन रही है। वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। अब यूनही ने आगे कहा, मैंने यानी दुल्हन ने बायोन यूनिवर्सिटी से टेक्सटाइल डिजाइन की पढ़ाई की है और ग्रेजुएशन के बाद मैं इटली चली गई थी, और उसी वक्त आप मेरे भाई के साथ कनाडा शिफ्ट हो गई। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, दुल्हे के माँ बाप ज्यादा सवाल नहीं करेंगे। सास ठीक से चल नहीं पाती और ससुर बात नहीं कर सकते। सोखी ने पूछा, क्या वो लोग बहुत अमीर है? क्या उनकी बहुत जमीनें हैं? यूनही बोली, नहीं, वो लोग गरीब है। अच्छा, अब आपका नाम रहेगा किम ही नाम। ये मेरी गुजर चुकी माँ का नाम है। वैसे शादी में बस दोनों तरफ के पेरेंट्स ही रहेंगे। सोखी थोड़ा चौंक कर बोली, ऐसे किसी चीज के लिए तुम अपनी असली माँ का नाम इस्तेमाल कर रही हो? सच में बहुत बहादुर हो तुम। अच्छा, क्या इस बार भी बस तुम रीति रिवाज तक ही करोगी? नहीं, इस बार रजिस्टर होने वाला है। यूनही बोली, ओह अच्छा, लगता है क्लाइंट बहुत ही अमीर है। यूनही सोखी की इस बात को नजरअंदाज करते हुए बोली, इस महीने हम सगाई करेंगे और अगले महीने 30 मई को हमारी शादी है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तारीख सुनकर सोखी थोड़ी मायूस हो गई। पूछने पर उसने कहा, मेरी बेटी की शादी की भी यही तारीख है, पर वो बहुत साल पहले की बात है। उसकी शादी इसी तारीख को हुई थी, लेकिन आज वो जिंदा नहीं है। उसके मरे हुए भी काफी साल गुजर चुके हैं। यूनही ने सॉरी कहकर आगे कहा, आप मेरी एक मदद कर सकती है? क्या आप शादी के दिन कुछ 12 लोग जितने दोस्त या मेहमानों का अरेंजमेंट कर सकती है? मैं नहीं चाहती पिछले बार वाले भाड़े के लोग रहे। मैं इस बार नए लोगों को रखना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं ज्यादा पैसे भी दूंगी। सोखी मान गई और आगे बोली, क्या शादी की जगह फिक्स्ड हो गई है? यूनही बोली, हाँ हो गई है, पर बहुत बड़ा सा कुछ नहीं है, बड़ा ही सीधा साधा सा है। ये सुनकर सोखी को थोड़ा अजीब लगा कि जब इतना खर्चा वो लोग कर रहे हैं, भाड़े पे इतने लोगों को रखा जा रहा है, तो फिर ऐसी शादी क्यों? क्या लड़के की अच्छी नौकरी नहीं है? सोखी ने पूछा। हाँ, उसकी अभी अभी एक छोटे से स्पोर्ट्स शॉप में नौकरी लगी है और ना ही उसके पास ज्यादा पैसे हैं, इसलिए मैं उसके लिए ये सब कर रही हूँ क्योंकि मैं उसे चाहती हूँ। सोखी चौंक उठी। उसे चाहती हो मतलब? असल में ये सारी तैयारियां यूनही अपनी शादी के लिए कर रही है। अभी तो वो उसके लिए ही एक असली शादी कर रही है। यूनही बोली, शुरू में मैं भी बहुत उलझनों में थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है। प्लीज संभाल लीजिएगा, कोई गलती ना हो। सोखी को उसकी बातें सुनकर, उसके बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा। उसने उसकी शादी में अपनी एक ड्रेस पहनने की इच्छा रखी, और वो ड्रेस कोई ऐसा वैसा नहीं है, किसी खास मौके के लिए ही उसने संभाल कर रखी थी। दरअसल उसकी बेटी की शादी के ठीक पहले उसे किसी वजह से 1 साल की जेल हो गई थी, और उसकी बेटी ने गुस्से में अपनी माँ के बिना ही शादी कर ली। ये ड्रेस उसने अपनी बेटी की शादी में पहनने के लिए ही रखी थी। यूनही मान गई और आगे बोली, उसके माँ बाबा बहुत ही अच्छे हैं, उनका अच्छे से ख्याल रखना। मैं पूरी कोशिश करूंगी, शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बहुत प्यारी दिखोगी तुम शादी के जोड़े में।
सोखी बोली। शायद आज इस टेबल पर एक माँ और बेटी का नया रिश्ता बन चुका है, जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। एक बिजनेस मीटिंग के लिए मिलने आए थे, लेकिन जैसे धीरे धीरे कॉफी तैयार होती है वैसे ही इन दोनों के बीच भी एक रिश्ता तैयार होने लगा और बन गई भीनी खुशबू महकती एक मीठी सी कॉफी। एक बार फिर टेबल खाली हो गई। ओनर ने आकर उस टेबल को साफ किया एक और नई कहानी के लिए। रात हो गई है, अभी अभी तेज बारिश रुकी है और सामने टेबल पर वोंचुल बैठा है किसी का इंतजार करते हुए। वो आसपास इधर उधर देखता है और फिर बाहर एक लड़की खड़ी सिगरेट पी रही है। वोंचुल उसी का ही इंतजार कर रहा है। उसका नाम हाय है। वो अंदर आई और दोनों में बातें शुरू हुई। हाय बोली, हाँ मैंने खा लिया है, तुमने डिनर किया? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मौसम के बदलने से तुम्हारा एक्जिमा तुम्हें ज्यादा परेशान करता है। वोंचुल बोला, हाँ मैं ट्रीटमेंट बहुत जल्द शुरू कर दूंगा। हाय बोली, मेरी बात तो सुनी नहीं आज तक, ज्यादा उसे खरोचो मत और हरे साग सब्जी खाओ और प्लीज बिना कोई बहाना बनाए रेगुलर चेकअप करते रहना। उनकी बातों से तो यही लगता है कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। मगर फिर वोंचुल ने पूछा, और तैयारियां कैसी चल रही है शादी की? पता नहीं, शायद ठीक ही चल रही है। वो मेरी कुछ खास सुनता नहीं है। शायद उसे लगता है कि मैं अभी भी किसी और को पसंद करती हूँ। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मैं अब भी तुम्हारी हूँ। ये सुनकर वोंचुल को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बोले। अब हाई बोली, शादी का महीना फिक्स्ड हो गया है। कुछ महीनों के लिए उसे न्यूयॉर्क जाना है। मुझे भी साथ चलने को कह रहा था पर मैंने मना कर दिया। बस उसके आते ही हम शादी कर लेंगे। वोंचुल बोला, आज तुम मेरे सामने बैठी हो, कल किसी की बीवी बन जाओगी। ख्याल रखो जरा अपना। एक अजीब सी कश्मकश है इस रिश्ते में, जहाँ दोनों अब भी एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। दोनों की मंजिलें अलग है। हाय अच्छे घर से मालूम होती है, जिसकी बहुत जल्द एक अमीर लड़के से शादी होने जा रही है, पर वोंचुल के कहने पर शायद वो अब भी उसके पास लौट आए। वहीं दूसरी तरफ वोंचुल मामूली सी नौकरी पेशे वाला है, जो हाई के लाइफस्टाइल को कभी मेंटेन नहीं कर पाएगा और ये बात वो अच्छे से जानता है। इसीलिए चाहता है कि उसकी शादी किसी ऐसे से हो। अब हाई ने उससे कहा, शादी तो शादी है, क्या हम अपने इस रिश्ते को साथ लेकर नहीं चल सकते? तुम नहीं कर सकते पर मैं तो तुम्हारे साथ अफेयर रख सकती हूँ। पर जब वोंचुल नहीं माना तो वो फिर बोली, तो ठीक है, मेरी शादी होने तक हम साथ रहते हैं। वैसे भी वो न्यूयॉर्क जा रहा है, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वोंचुल ने उसे इस बार भी मना कर दिया। हाय रोते हुए बोली, तुम सोचते होगे कि मैं कोई बेकार सी लड़की हूं ना? उसकी छलकती आंखें ही उसके दिल का सारा हाल बयां कर रही है। तुम तो जानते हो ये मेरा फैसला कभी नहीं था, ये मुझ पर थोपा गया है। क्यों लोग उस रास्ते को नहीं चुन सकते जिसे दिल चुनना चाहता है? अक्सर लोगों को अपने दिल के चुने रास्तों से अलग रास्ता चुनना पड़ता है। शायद यही दोनों के लिए सही है। वोंचुल अब भी हाई से बहुत प्यार करता है, पर उसके साथ नहीं रह सकता और ना कोई ऐसा गलत काम करेगा जिससे आगे चलकर हाई को तकलीफ हो या वो मुसीबत में पड़े। जब दोनों ने अलग रास्ता चुन ही लिया है तो इस रिश्ते का भी यही खत्म हो जाना सही है। वोंचुल ने कहा, कल रात मैंने सपना देखा था, हम दोनों एक दूसरे के बाहों में एक अच्छा समय गुजार रहे थे। हाई ने मुस्कुराकर कहा, भूल जाओ जो भी मैंने कहा, मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगी। आखिरी बार दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा। यही उनकी छोटी सी आखिरी मुलाकात थी। सुबह से लेकर रात हो चुकी है। टेबल कुर्सियां फिर से खाली हो गई। ना जाने कितने लोगों ने यहाँ बैठकर अपनी कहानियां सुनाई हैं, अपने गम बांटे हैं, खुशियां बांटी है, आंसू पोंछे हैं तो कभी हंसी की आवाज गूंजी है, अकेलापन दूर किया है तो कभी साथ की तलाश की है। ऐसे कितनों के राज छुपाए हैं इस टेबल ने और आगे कितनों का रास्ता रहेगा ये टेबल। अब मैं भी चलती हूँ इस खूबसूरत कहानी को यही अलविदा कहकर। फिर मिलेंगे, तब तक सुनते रहिए और सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर फ्रेंड्स।